हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने नवाबी राज्यों के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे सिख शक्ति के बारे में। औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने कट्टर इस्लामी नीति को अपनाया। 1679 ईस्वी की तरह जजिया कर हिंदुओं पर दोबारा से लगा दिया। उसने हिंदुओं के विरोध में अनेक योजनाओं को लागू किया। इससे हिंदू लोग उससे काफ़ी नाराज़ हो गए थे। हरियाणा में तो मेवो, सतनामियों तथा जाटों ने विद्रोह की झड़ी लगा दी थी। मुगल सेनाओं ने दमन के सहारे इस तरह के विद्रोह को दबाने की कोशिश की, लेकिन इससे विरोध की ज्वाला ठंडी होने की बजाय और बढ़ती चली गई। दक्षिण में मराठों, राजस्थान में राजपूतों, हरियाणा में जाटों तथा पंजाब में सिखों ने विद्रोह करके अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की गलत धार्मिक नीतियों ने मुख्य भूमिका निभाई। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन होने लगा। पंजाब में सिख शक्ति गुरुओं के अधीन राजनीतिक स्वरूप प्राप्त करने में लगी हुई थी। अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को सैनिक शक्ति में बदलना शुरू कर दिया था। उन्होंने स्वयं कहा था कि जिस सिख के 4 पुत्र हैं उसे अपने 2 पुत्र सेना को दे देने चाहिए। सिखों ने जोश के साथ इस आदेश का पालन किया। सिखों में सैनिक कौशल विकसित करने के लिए उन्हें घुड़सवारी, तीर चलाने व तलवार चलाने की शिक्षा भी दी गई। गुरुजी के नेतृत्व में महान सैनिक सफलताएं प्राप्त की। 18वीं शताब्दी में सिखों ने गुरु गोविंद सिंह के पद चिन्हों पर चलते साहस, वीरता और आत्म बलिदान की भावनाओं के साथ मुगलों तथा अफगानों का विरोध किया था। सिख धर्म का उत्थान भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनके शिष्य आगे चलकर सिख कहलाए। इस धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिनमें पहले 5 गुरु पूरी तरह से धार्मिक कार्यों से संबंधित रहे, लेकिन 5वें गुरु अर्जुन देव तथा 9वें गुरु तेग बहादुर जी का मुगल सम्राटों द्वारा वध करने के कारण सिखों के धार्मिक स्वरूप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। परिस्थितियों को देखते हुए उन्होंने 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह के समय अपने धार्मिक संत के रूप को त्याग दिया तथा सैनिक स्वरूप को उन्होंने धारण कर लिया। उन्होंने मुगलों के अत्याचारों का सामना करने व धर्म की रक्षा के लिए अपने हाथों में हथियार उठा लिए तथा गुरु गोविंद सिंह के समय अनेक सैनिक सफलताएं प्राप्त की। सिखों के धार्मिक राजनीतिक संगठन के रूप में खालसा का उदय हुआ। बंदा बहादुर का उदय व पतन। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी के बाद उनका नेतृत्व बंदा बहादुर नामक एक साहसी व्यक्ति ने किया था। उनका जन्म 1670 ईस्वी के आसपास पश्चिमी कश्मीर के जिला पुंछ के राजौरी नामक गांव में हुआ था। कुछ लोगों का विश्वास है कि वह हरियाणा में काफ़ी समय तक सन्यासी बनकर रहा था। संभावित प्रमाणों में उनके पिता का नाम रामदेव भारद्वाज तथा उनका नाम लक्ष्मण देव निकलकर सामने आया है, जो शायद डोगरा राजपूत जाति से संबंधित साधारण किसान थे। लक्ष्मण देव ने जल्दी ही सांसारिक जीवन को त्याग कर वैराग्य को धारण कर लिया। बैरागी जीवन धारण करने के बाद उन्होंने अपना नाम माधोदास रख लिया। गुरुजी उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्हें बंदा बहादुर का नाम दिया, जो आगे चलकर बंदा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बंदा बहादुर ने अपने सैनिक अभियानों की शुरुआत हरियाणा से ही की थी। शेरी खांडा गांव, जो रोहतक का एक जिला था, वहां के लोगों में औरंगजेब के विरुद्ध बहुत ज़्यादा असंतोष था। बंदा बहादुर ने शुरू में इसी स्थान पर अपना मुख्यालय बनाया। उसने लगभग 4 महीनों में यहाँ पूरी एक सैनिक टुकड़ी तैयार कर ली थी। हरियाणा में जाट बिरादरी के युवक उसके योद्धा बन गए और अपने आप को इनके साथ युद्धों में झोंक दिया।
उसने सारी तैयारी करने के बाद उस क्षेत्र में के हकीमों तथा फौजदारों को आदेश दिया कि वे सारे स्थान को छोड़कर भाग जाएं, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। उसकी यह धमकी काम कर गई तथा लगभग सभी अधिकारी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन सोनीपत के हाकिम पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह अपनी सेना लेकर उनका सामना करने के लिए युद्ध क्षेत्र में पहुंच गया। वह इस धमकी को हल्के में लेकर भूल कर बैठा, क्योंकि बंदा बहादुर के वीर योद्धाओं ने उसे एक झटके में जमीन पर ला दिया। वह अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग गया। इस विजय से बंदा बहादुर के सैनिकों का हौसला बढ़ गया। इस युद्ध के माध्यम से उन्होंने पहली बार अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। सोनीपत तथा कैथल को जीतने के बाद बंदा बहादुर थानेसर की ओर रवाना हुआ। वहां का हाकिम पहले ही मैदान छोड़कर भाग चुका था, इसीलिए थानेसर पर आसानी से उसका अधिकार हो गया। इन सभी सफलताओं ने बंदा बहादुर तथा उसके सैनिकों के जोश तथा हौसले को आसमान तक पहुंचा दिया था। अब इस जोशीली तथा विजयी सेना ने सरहिंद पर आक्रमण कर दिया। वहां के फौजदार वजीर खान ने साहस के साथ इस सेना का सामना किया, लेकिन उसकी हार हुई तथा बंदा बहादुर ने उसका वध कर दिया। इस जीत के बाद बंदा बहादुर की प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। इसका प्रमाण यह है कि उनकी सेना में भर्ती होने के लिए युवा दूर दूर से आने लगे। उस समय के कुछ लेखकों का मानना है कि बंदा बहादुर के पास इस समय लगभग 40,000 सैनिकों की एक विशाल सेना थी। उसके शासन में धार्मिक भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था, इसीलिए वहाँ के लोगों ने विरोध की अपेक्षा उसका सहयोग किया था। उसने गरीब किसानों को जमींदारी प्रथा से मुक्त करवाया। अब उसके शासन में किसान स्वयं अपनी जमीन के मालिक थे। मुगलों से संघर्ष। बंदा बहादुर का मुगलों से संघर्ष। बंदा बहादुर की सफलताओं को देखकर आसपास के सभी शासक भयभीत हो गए। स्वयं मुगल शासक इतना भयभीत था कि उसे 1710 ईस्वी में उससे सामना करने के लिए स्वयं युद्ध के मैदान में आना पड़ा। उसका सहयोग करने के लिए उसके साथ मेवात का एक प्रसिद्ध सरदार फिरोज खां मेवाती भी आया था। बंदा बहादुर का सबसे पहले सामना इसी मेवाती सरदार से हुआ। फिरोज खां मेवाती ने करनाल तथा इंद्री के पास पहली बार बंदा बहादुर को पराजय दी। इससे पहले बंदा बहादुर किसी युद्ध में नहीं हारा था। बंदा बहादुर ने इससे हार नहीं मानी तथा कुछ समय बाद फिर उस पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उसे हार का ही सामना करना पड़ा। इन दोनों के बीच तीसरी बार टक्कर त्रावड़ी नामक स्थान पर हुई, लेकिन यहाँ भी बंदा बहादुर को ही पराजय का सामना करना पड़ा। बंदा बहादुर ने वापस थानेसर जाना उचित समझा। यहाँ उसे कुछ समय मिला, जिस दौरान उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया। उसने सैनिकों को साहस दिया तथा उन्हें अपनी पुरानी विजयों को याद करने को कहा। उसने नए जोश के साथ एक बार फिर से अपनी सेना को मैदान में उतारा, लेकिन अपार साहस के बाद भी वह तथा उसकी सेना पहले वाले परिणामों को न बदल सकी। इस हार के बाद वह तेजी से पंजाब में घुस गया, लेकिन सरहिंद के फौजदार ने अपनी सैनिक मोर्चाबंदी से पंजाब में उसके बढ़ते कदमों को रोक दिया। मजबूरन उसे पंजाब से पीछे हटना पड़ा तो स्थायी ठिकाने की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। उचित ठिकाने की तलाश में बंदा बहादुर वापस हरियाणा क्षेत्र में लौट आया। यहाँ आकर उसने सढौरा को अपना मुख्यालय बनाया। हरियाणा में आते ही उसकी स्थिति में सुधार होने लगा। उसने यहाँ रहते हुए अपने आप को एक बार फिर से शक्तिशाली बना लिया था, लेकिन वह अब भी मुगल सेना के निशाने पर था। फर्रुखसियर ने बादशाह बनते ही बंदा बहादुर की ओर अपना ध्यान लगाया। वह बंदा बहादुर को पूरी तरह से समाप्त करना चाहता था, इसीलिए उसने बंदा बहादुर को समाप्त करने के लिए एक बड़ी मुगल सेना सढौरा की ओर भेजी। बंदा बहादुर को जब इस बात का पता चला तो वह लोहगढ़ के किले में आकर रुका।
यह किला, जो मुखलिसपुर के नाम से भी प्रसिद्ध था, शढौरा से 17 किलोमीटर की दूरी पर था। शाही सेना ने चारों तरफ से इस किले को घेर लिया। बंदा बहादुर ने यहाँ अपार साहस का परिचय दिया, लेकिन वह अपनी हार को नहीं टाल सका। इस लड़ाई में शाही सेना को भारी जनहानि का नुकसान उठाना पड़ा। अक्टूबर 1713 में शाही सेना ने किले को ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे अथक प्रयासों के बावजूद भी बंदा बहादुर को नहीं पकड़ सके। बंदा बहादुर इस मोर्चाबंदी से बचकर साफ निकल गया। लोहगढ़ के किले से बंदा बहादुर बचने में सफल रहा था। वह भेष बदलकर शाही सेना को चकमा देकर वहां से फरार हो गया था। यहाँ से वह छिपता छिपाता नंगल के जंगलों में जा छिपा, लेकिन वह वहाँ भी शांत नहीं बैठा। वह यहाँ से लगातार छापामार युद्ध पद्धति के तहत मुगलों पर हमला करता रहा। जंगलों में छिपकर किए गए बंदा बहादुर के हमलों ने मुगल शासकों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। उसने उसके आक्रमणों से तंग आकर अपने वफादार अब्दुस समद खां को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। सूबेदार बनाने के साथ उसको यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि उसे सिखों के आक्रमणों को किसी भी तरह से समाप्त करना होगा। इस सूबेदार ने अपने गुप्तचरों को इस मिशन पर लगा दिया कि वे किसी तरह बंदा बहादुर के ठिकाने का पता लगाए। काफ़ी जद्दोजहद के साथ सूबेदार अब्दुस समद खां को पता चला कि बंदा बहादुर गुरुदास नंगल से अपनी सैनिक कार्रवाई का संचालन कर रहा है। इसीलिए अप्रैल 1715 ईस्वी को उसने एक विशाल सेना के साथ इस स्थान को चारों ओर से घेर लिया। लगातार 8 महीनों तक इस क्षेत्र की जबरदस्त घेराबंदी जारी रखी। लंबी घेराबंदी के कारण बंदा बहादुर के पास खाने की सामग्री का अभाव हो गया, जिससे उनका साहस तथा हौसला जवाब देने लगा। इन परिस्थितियों से मजबूर होकर 17 दिसंबर 1715 ईस्वी को बंदा बहादुर को समर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लाहौर के सूबेदार अब्दुस समद खां की यह एक महान सफलता थी। मुगल बादशाह ने भी अब चैन की सांस ली तथा 19 जून 1716 ईस्वी को बंदा बहादुर को शहीद कर दिया गया। इस प्रकार एक महान योद्धा का अंत हो गया। सिख शक्ति का उदय। बंदा बहादुर के पतन के बाद काफ़ी समय तक हरियाणा व पंजाब में सिखों की गतिविधियां शांत रही, लेकिन 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक बार फिर से सिखों की गतिविधियां बढ़ गई। विशेषकर 1761 ईस्वी में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठों की हार के बाद तो इनमें काफ़ी तीव्रता आ गई थी। इस समय उनकी हिम्मत इतनी ज़्यादा हो गई थी कि दिल्ली तक अपनी सैनिक गतिविधियों का संचालन करने लगे थे। हरियाणा में तो इन्होंने अपने आक्रमणों की एक जड़ी सी लगा दी थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि अब्दाली के 1761 ईस्वी के आक्रमण ने भारत की दोनों शक्तियां मुगलों व मराठों को पानीपत के मैदान में धराशायी कर दिया था। इसके अलावा 1763 ईस्वी में भरतपुर के महान जाट नेता सूरजमल की मृत्यु के बाद उनकी गतिविधियों को रोकने व नियंत्रित करने वाला उस समय उत्तर भारत में कोई शेष नहीं था। अहमद शाह अब्दाली भी मराठों को पराजित करके वापस अफगानिस्तान लौट गया था। उसने पंजाब की देखरेख के लिए जाते जाते अपने कुछ लोगों को यहाँ छोड़ा था, लेकिन वे इस उभरती सिख शक्ति का सामना करने में नाकाम सिद्ध हुए। वास्तव में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण 1761 ईस्वी ने उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया था। इस अस्त व्यस्त राजनीतिक स्थिति का सबसे ज़्यादा फायदा सिखों ने उठाया। इस समय सिख शक्ति मुख्य रूप से 2 धड़ों में बटी हुई थी। एक धड़े में अहलूवालिया, सिंहपुरिया तथा शहीद मिसल शामिल थे, जिसका नेतृत्व जस्सा सिंह अहलूवालिया कर रहा था। दूसरे धड़े में रामगढ़िया, कन्हैया और नकाई जैसे मिसले थे,
जिसका नेतृत्व हरि सिंह भंगी कर रहा था। सिखों के इतिहास में पहले धड़े को बूढ़ा दल तथा दूसरे दल को तरुण दल कहा गया। जनवरी 1764 ईस्वी में ये दोनों दल एक हो गए और इन्होंने मिलकर सरहिंद पर हमला कर दिया। सरहिंद पर उस समय अहमद शाह अब्दाली का गवर्नर जैन खां शासन कर रहा था। जैन खां ने कुछ समय के लिए तो एकत्रित सिख सेना का सामना किया, लेकिन अंत में वह पराजित ही नहीं हुआ बल्कि मारा भी गया। इस जीत से सिख शक्ति की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। इस जीत से सिखों को एक विशाल भू अक्षेत्र प्राप्ति हुई। इस अक्षेत्र की लंबाई 200 मील तथा चौड़ाई 160 मील थी। इससे सिख शक्ति की धाक जम गई। सभी सिख मिसलों ने एक समझौते के तहत इस जीते हुए क्षेत्र को आपस में बांट लिया। सरहिंद की जीत के बाद सिखों की सैनिक गतिविधियां दिल्ली की ओर होने लगी। पानीपत से दिल्ली की ओर के क्षेत्र पर उस समय मुगल प्रधान सेनापति नजीब-उद-दौला का अधिकार था। उसने अपने क्षेत्र में सिखों को नहीं घुसने दिया। जस्सा सिंह के नेतृत्व में 1765 ईस्वी में सिखों ने पानीपत के आसपास के क्षेत्र पर हमला कर दिया। वहां पूरे क्षेत्र में भारी लूटमार की। इस लूटमार की भयानकता को इस बात से समझा जा सकता है कि नगरों के साथ साथ सभी गांवों में भी यह लूटमार की गई। नजीब-उद-दौला ने अब एक विशाल सेना के साथ सिखों पर आक्रमण कर दिया तथा उन्हें इस क्षेत्र से भगा दिया। 1767 ईस्वी में सिखों ने अपना ध्यान वापस पानीपत से दिल्ली की ओर वाले क्षेत्रों पर लगाया। इस वर्ष उन्होंने यहाँ फिर आक्रमण करने शुरू कर दिए, लेकिन नजीब-उद-दौला के आगे बढ़ने के कारण उन्हें वहाँ से वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनके वापस जाते ही उन्होंने फिर हमला कर दिया। नजीब-उद-दौला सिखों के इन आक्रमणों से तंग आ चुका था, इसीलिए इस बार वह पूरी तैयारी के साथ फिर पानीपत की ओर रवाना हुआ। सिखों ने इस समय मार्च 1768 ईस्वी में पानीपत तथा सोनीपत में लूटमार मचा रखी थी। इस बार सिख सेना जस्सा सिंह के नेतृत्व में पूरी तरह से एक हो चुकी थी। इस बार दोनों पक्षों के बीच जमकर युद्ध हुआ। इसमें लगातार मुठभेड़ होती रही, जिसमें सिखों को सभी में जीत मिली। इस जीत से उनका आत्मविश्वास आसमान को छूने लगा। इस विजय के नशे में चूर सिख सेना ने अब सीधे दिल्ली पर हमला कर दिया। नजीब-उद-दौला इस हार से अपने आप को इतना निराश व अपमानित महसूस करने लगा कि सब कुछ छोड़कर वह मक्का जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी सिखों की एकता टूट गई तथा उनमें आपसी फूट पड़ गई। आपसी फूट के कारण उनको दिल्ली से वापस लौटना पड़ा। 2 वर्ष तक शांत रहने के बाद 1770 ईस्वी में सिखों ने हरियाणा पर हमला करना शुरू कर दिया। इस समय नजीब-उद-दौला बीमार था तथा उसका पुत्र उनको रोकने में सक्षम नहीं था। 31 अक्टूबर 1770 ईस्वी को मुगल वजीर एवं सेनापति नजीब-उद-दौला की मृत्यु के साथ सिख शक्ति के उदय का रास्ता भी खुल गया। अब सिख शक्ति के उदय को रोकने वाला कोई नहीं था। अंत में यही कहा जा सकता है कि औरंगजेब के शासनकाल में सिख शक्ति का उदय हुआ और उसकी मृत्यु के बाद इस शक्ति का विस्तार हुआ। हरियाणा के अनेक क्षेत्रों पर सिखों ने अपना अधिकार कर लिया था। अहमद शाह अब्दाली के समय सिखों की राजनीतिक स्थिति काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। तो बच्चों, ये लेसन हमारा कंप्लीट हुआ।